स्पेशली हेल्प इंडिया के फाउंडर्स का थैंक यू करना चाहूँगी कि आपने मुझे इतना बड़ा मौका दिया फिर से यहाँ पे आने का। आज मैं आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने जा रही हूँ, एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताने जा रही हूँ जो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है, वो आपकी ज़िंदगी बन सकता है, ज़िंदगी बनना नहीं बदल भी सकता है। आपके लाइफ में आज तक आपने जो भी किया है वो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप आने वाले टाइम में 1 से 2 साल के अंदर अगर इसमें फुल डेडिकेशन के साथ में अपने आप को काम करते हैं, आप अपने आप को अच्छे से डेडिकेट होके अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, तो आई एम श्योर कि आप कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में बहुत अच्छा अचीव करेंगे। जो भी आपके टारगेट्स हैं बहुत अच्छे से अचीव करेंगे। प्लस आपके अलावा टारगेट और पैसा ये सब चीजें तो अपन कमा ही लेते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में आप अपनी फैमिली को किस अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं, अपनी फैमिली के सपने कैसे पूरे कर सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। आपकी जरूरतें तो यहाँ पे स्टार्टिंग में ही पूरी हो जाएंगी। आप जो जिंदगी में करना चाहते हैं, आप आज के टाइम पे जो भी काम कर रहे हैं उससे हम लोग हमारी जरूरतें तो पूरी कर ही रहे हैं, लेकिन सपनों के लिए हम काम नहीं करते हैं। सपनों के लिए काम तब करेंगे ना जब हमारी जरूरतें ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएंगी। अपनी लाइफ की हमारी जो प्लानिंग्स होती है वो उस अकॉर्डिंग होती है कि यार ठीक है, आने वाले टाइम में मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, इसकी जरूरत पड़ेगी। जरूरत पड़ने के बाद में अपन सपनों के बारे में सोचते ही नहीं है। हमारे बच्चे बोलते रह जाते हैं कि हमें क्या करना है, मम्मा मुझे बड़ा होकर ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है, मुझे प्लेन में जाना है, मुझे फॉरेन घूमना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। लेकिन नहीं, हम क्या करते हैं, बेटा तुझे आगे आके ये करना है, इससे अच्छी जॉब मिलेगी, इससे अच्छा लड़का मिलेगा, इससे अच्छी शादी हो गई, या लड़के को बोला जाता है बेटा तुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है, या ऐसा करना है वैसा करना है। इनसे कुछ नहीं होता है सर, इनसे सपने पूरे नहीं होते, इनसे सिर्फ जरूरतें पूरी होती है। मैं आप सबको यही कहना चाहती हूँ कि आपने अपनी जरूरतें पूरी नहीं करनी। जरूरतें आप जब हेल्प इंडिया में शुरुआत करेंगे तो ही आपकी पूरी हो जाएंगी। आपने अपने सपने पूरे करने हैं। तो मैं ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको बताने जा रही हूँ आज, जिसके बाद में आप यकीनन 100%ली आप अपने सपने को फुल डेडिकेशन के साथ अगर काम करें तो पूरा कर सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। आपको मैं इतना बता दूं कि अगर आपने, जैसे आप कोई भी काम करते हो, ठीक है, आपने काम कर लिया, काम करने के बाद में अगर आपने पैसे ही कमाने तो क्या करना, फिर पैसा तो अपन कहीं भी कमा लेंगे, लेकिन डेडिकेशन के साथ में करोगे तो आप अपने सपने भी पूरे कर सकते हो, प्लस आप अपने देश के लिए भी कुछ कर सकते हो, अपनी फैमिली के लिए भी कुछ भी कर सकते हो। वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है, मैं आपको अब आगे का प्लान शो करना चाहूंगी, जो भी आज जिसके बारे में हम आप डिस्कस करने वाले हैं। हमारी अपॉर्चुनिटी जो है, हमारा जो प्लेटफॉर्म है उसका नाम है हेल्प इंडिया ऑनलाइन। हेल्प इंडिया ऑनलाइन, हेल्प इंडिया ऑनलाइन। हेल्प मतलब मदद, इंडिया मतलब अपना भारत, ऑनलाइन मतलब एक साथ कनेक्ट होके एक दूसरे की मदद करता है। आपको यही सारी बात समझ में आ जाएगी। पूरा भारत एक साथ मिलके एक दूसरे की मदद करता है। अब मदद करने के लिए जरूरी नहीं है आप उनके घर जा रहे हो, आप अपने घर बैठ के हर इंसान की मदद कर रहे हो। सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। तो ये हमारा प्लेटफॉर्म है, आपको यही पूरा प्लान समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी मैं थोड़ा बहुत आपके बारे में, इसके बारे में आपको बताऊंगी। हमारी संस्था, आपकी संस्था, हमारे देश की जो संस्था है हेल्प इंडिया ऑनलाइन, ये एक सेक्शन 8 रजिस्टर्ड है, एनपी ऑर्गेनाइजेशन है। एनपी ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा इसके अंदर एक बिजनेस प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप अर्निंग भी कर सकते हैं। ये इसका नाम है बिजनेस टू मी प्राइवेट लिमिटेड। आप पहले मैं आपको आज के जो प्लेटफॉर्म है उसके बारे में बताना चाहूंगी। अपना जो सोशल वर्क से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है मैं उसके बारे में बताना चाहूंगी। उसके बाद में अपन बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं आज आपको सिर्फ विंग्स के बारे में प्रॉपरली डिस्क्राइब करूंगी कि हमारी संस्था कैसे कैसे काम करती है। सबसे पहले मैं आपको हेल्प इंडिया का मोटिव बता देती हूँ। हेल्प इंडिया सिर्फ पैसा कमाने के लिए या सपने पूरे करने के लिए नहीं है, ये हमारे देश को वापस से विश्वगुरु बनाने के लिए काम कर रही है। विश्वगुरु जब हमारा भारत हुआ करता था तो उस टाइम पे ऐसा क्या था, क्या रीजन था कि जिसकी वजह से हमारा भारत विश्वगुरु था। उस टाइम का रीजन, जब हमारे इसके जो हेल्प इंडिया के जो फाउंडर्स हैं डॉक्टर जगदीश पारिक जी, जब इसके बारे में रिसर्च कर रहे थे तो उनको पता चला कि उस टाइम हर इंसान अपने ही फील्ड के अंदर मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली स्ट्रांग रहते थे। आज के टाइम पे क्या होता है, आपने काम भी करना है, सब कुछ करना है, लेकिन आपको पता नहीं है आपकी लाइफ का मोटिव क्या है, आपने करना क्या आने वाले टाइम में, आपको नहीं पता। आपने सिर्फ स्टडी कर ली, या आपने काम कर लिया, या आपने जो भी आपने चुना है वो सब कर लेते हैं, लेकिन अपन को डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें परफेक्टली हम हमारी लाइफ में अपने फील्ड के अंदर सक्सेस कैसे होंगे। ये इसका मेन मोटिव है, हमारे भारत को वापस से विश्व गुरु बनाना। अब विश्व गुरु बनाने के लिए मैं ये नहीं कहती कि आप, मैं पर्सनली ये नहीं कहती हूँ कि आप किसी को लेके आए या किसी को जोड़े, नहीं। आप सबसे पहले अपने घर में बदलाव करें। अगर आपको लगता है
कि ये सच में मेरे लिए सही है, तो आप किसी को जाके शेयर करें। आपको मैं गारंटेड बोलती हूँ, अगर आपने यहाँ पे इस चीज को समझ लिया तो आप कम से कम अपनी फैमिली में भी बदलाव कर ले, तो हमारे देश के लिए आप कोई ना कोई छोटी सी एक एक्टिविटी भी करें तो वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो आज मैं उसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ। हमारा भारत जब विश्वगुरु हुआ करता था, उस टाइम का जो हमारा एजुकेशन पैटर्न है, फर्स्ट विंग जो है हमारा, वो उसी के ऊपर बेस्ड है, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन में क्या, सबसे पहले तो मैं आपको उस स्किल्स के बारे में बात करना चाहूंगी। आपने स्टार्टिंग में वीडियोस में देखा होगा, सर ने बताया था कि 8 कोर स्किल्स के ऊपर हमारा एजुकेशन पैटर्न बेस्ड है। 8 कोर स्किल्स क्या होती है? 8 कोर स्किल्स मतलब आप अपने फील्ड के अंदर मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली स्ट्रांग रहें। अगर इन तीनों चीजों में से एक भी चीज अनबैलेंस रहती है, मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली, तो इंसान अपने फील्ड में सक्सेस नहीं होगा, कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम आती रहेगी, वो अनबैलेंस होता रहेगा। लेकिन अगर इन तीनों फील्ड्स में वो सक्सेस है तो उसको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो अपनी लाइफ में अच्छे से अचीवमेंट कर सकता है, वो अपने फील्ड को चूज कर सकता है। इसके अलावा उस टाइम का जो हमारा एजुकेशन पैटर्न था वो इन्हीं 8 कोर स्किल्स के ऊपर बेस्ड था। उस टाइम पे हमारे 2 या 3 विश्वविद्यालय हुआ करते थे, नालंदा या तक्षशिला, ऐसे 2 या 3 विश्वविद्यालय हुआ करते थे जिनके दम पे हमारा भारत विश्वगुरु हुआ करता था। बाहर के लोग यहाँ पढ़ने आया करते थे, यहाँ से सीख के बाहर जाया करते थे, यहाँ के टेक्निक्स बाहर लेके जाया करते थे। आज के टाइम आपको बता दूं, मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। आपने रामायण देखी होगी, रामायण के अंदर आपने देखा होगा सीता जी को, सीता माता को रावण जब उठा के ले जाते हैं तो किसके अंदर लेके जाते हैं? पुष्पक विमान के अंदर। रामायण आज अगर आप सर्च करेंगे नेट पे तो अराउंड 8000 ईयर्स पुरानी है। लेकिन अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं कि एरोप्लेन का आविष्कार किसने किया, तो 1903 के अंदर अमेरिका के अंदर 2 भाइयों ने किया, ऐसा कुछ करके आता है। लेकिन उस टाइम पे हमारी रामायण में ऐसी ऐसी टेक्निक्स थी, आप सोचो 8000 साल पुरानी, कोई भी इंडिया के बाहर की टेक्निक आप निकाल के दिखा दो, कहीं पे भी इस तरीके की टेक्निक्स हैं क्या? महाभारत के अंदर आप देखेंगे एक इंसान देख नहीं सकता, उसके बगल में बैठ के वो इंसान युद्ध का पूरा दृश्य बता रहा है। उस टाइप की सारी जो स्टोरीज होती थी वो सब साइंस, वो कहाँ, उस टाइम के गुरु ही तो सिखाया करते थे। उस टाइम के जो गुरु है वो ऐसी शिक्षा, ऐसा ज्ञान दिया करते थे जिनसे बच्चे ये सब चीजें सीखते थे, ये सब क्रिएट कर लेते थे। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, ये सारी टेक्निक्स बाहर चली गई। क्यों? क्योंकि बाहर के लोगों ने रीजन पता किया कि यार ऐसा क्या है, ऐसा क्या रीजन है कि भारत विश्व गुरु है, आज नंबर 1 है, इसकी टेक्निक इतनी स्ट्रांग है या इतना आगे ये चल रहा है। लेकिन हम लोगों के पास नहीं। आप 8000 साल पुरानी बात कर रहे हो, आप कम से कम 2000 साल पुरानी ले लो, इंडिया के बाहर की कोई भी ऐसी स्टोरी बता दो मुझे जहाँ पे ये एडवांस टेक्निक्स होती हो, जहाँ पे साइंस के बेस पे ये सारी टेक्निक, जैसे पुष्पक विमान हो गया, या दूर बैठ के आप दूर की चीजें ऑब्जर्व कर रहे हो, ये सब चीजें हो गई, कहाँ है? आप मुझे एक जगह दिखा दो, कहीं पे नहीं है। आप सिर्फ अपने इंडिया में थी। और आने वाले टाइम में क्या हुआ, जब हमारा देश, बाहर के लोग जब यहाँ पे एंटर हुए, उन्होंने देखा कि यार क्या रीजन है ऐसा। उन्होंने पता करने के लिए पहले बिजनेस के थ्रू यहाँ पे एंटर हुए हमारे इंडिया के अंदर, और बिजनेस के थ्रू एंटर होने के बाद उन्होंने रीजन पता किया कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से भारत नंबर 1 है, भारत विश्व गुरु है, बाहर के लोग यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, सीखने आ रहे हैं, ऐसा क्या रीजन है? उसका रीजन था हमारा एजुकेशन पैटर्न। तो उन्होंने क्या किया, इसकी बीज को जड़ से खत्म करने की प्लानिंग की। उन्होंने हमारे जो विश्वविद्यालय थे उनके अवशेष तक जला दिए, खत्म कर दिए। उसके बाद में हमारा भारत क्या हुआ, फिर डिपेंड हो गया। जॉब करनी है, जॉब नहीं मिलेगी, लड़का नहीं मिलेगा, आने वाले टाइम में आप क्या करोगे? जबकि उस टाइम के एजुकेशन पैटर्न में क्या होता था कि बच्चे को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया जाता था, जब वो अपने मठ से या गुरुकुल से जब बाहर निकलता था वो, तो उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया जाता था कि उसको कभी अपनी लाइफ में कि अपने फील्ड को लेके प्रॉब्लम नहीं आती थी। उसको पता होता था कि उसको करना क्या है। और इसके लिए आज के टाइम पे अपन देखें तो आज हमारा जो एजुकेशन पैटर्न है वो है लिविंग स्किल एजुकेशन। लिविंग स्किल एजुकेशन मतलब बच्चे को साइंस भी पढ़नी है, बच्चे को इंग्लिश भी पढ़नी है, बच्चे को मैथ्स भी पढ़नी है, लेकिन उसको पता नहीं है उसको लाइफ में करना क्या है। आज आप खुद बता दो मुझे, एक भी बच्चा ऐसा हो जो मुझे ये कहता हो कि मुझे पता है मैं यही करूंगा और मैं 100% इसके अंदर सक्सेस होऊंगा। नहीं। 10th में आप सब्जेक्ट जब 10th में जब आप एग्जाम देने जाते हो ना, तो बच्चे को पता है क्या करते हैं अपन, जिस सब्जेक्ट में वो वीक है ना उसके ट्यूशन लगवाएंगे, जिसमें वो स्ट्रांग है उसके लिए वर्क नहीं करेंगे। उसको कहते हैं तू तो ये पढ़ ही लेगा ना, बाकी जिसमें वीक है उसकी ट्यूशन लगवा ले। नहीं, ऐसा नहीं करना है सर। आप सोचो, आप जिस सब्जेक्ट में वो स्ट्रांग है ना, आपको पहचाननी चाहिए उसकी ताकत क्या है। फिर उसके बाद में जब हम 11 में सब्जेक्ट दिलवाते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं उसमें सबसे ज्यादा मार्क्स किस सब्जेक्ट के अंदर आए।
फिर उसके बाद में देखते हैं सबसे ज्यादा फ्रेंड्स किस उसके अंदर है या मम्मी पापा क्या जाता है, लेकिन बच्चे के अंदर टैलेंट क्या है ये कभी पता नहीं किया जाता। आज आपको उसके लिए हेल्प इंडिया ने एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है, डीएमआईटी सॉफ्टवेयर। डीएमआईटी सॉफ्टवेयर क्या चीज है, मैं आपको पुराने टाइम में वापस लेके जाती हूँ। आपने महाभारत देखी होगी, महाभारत के अंदर कौरवों और पांडवों के गुरु थे गुरु द्रोणाचार्य जी। एक कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ आपको, आप उसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। गुरु द्रोणाचार्य जी एक बार कहते हैं सबको कि आप लोग जंगल में चलो, आज अपन तीरंदाजी की प्रैक्टिस करेंगे। आपने सबने कहानी सुनी होगी, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। जब गुरु द्रोणाचार्य जी सबको ये बोलते हैं कि आपने सामने पेड़ के ऊपर इस चिड़िया की आंख के अंदर निशाना लगाना है। अब ऐसा तो नहीं था कि वहां किसी को तीर चलाना नहीं आता था, तीर चलाना सबको आता था, ठीक है। जब उनको कहा गया कि आप यहाँ पे तीर चलाओ, किसी का राइट में जाता है, किसी को दिखता नहीं है, किसी को धूप दिख रही है, किसी को भूख लग रही है, किसी को मिठाइयां दिख रही है, किसी को फल दिख रहे हैं, ऐसा होता है। लेकिन एक बच्चा उनके अंदर ऐसा था जिसको सिर्फ चिड़िया दिख रही थी और चिड़िया की आंख दिख रही थी। आपको पता है वो कौन है? अर्जुन। अर्जुन को जब ये बोला गया कि आप निशाना लगाओ, तो 100% उसका आंख के बिल्कुल बीच में जाके निशाना लगता था। अब ऐसा तो नहीं था कि बाकी सबको तीर चलाना नहीं आता था। दूसरी तरफ अपन देखें तो दुर्योधन और भीम गदा चलाने में एक्सपर्ट थे। अब ऐसा तो नहीं था कि उनको भी तीर चलाना नहीं आता था, नहीं। अर्जुन तीरंदाजी में एक्सपर्ट थे और दुर्योधन और भीम गदा चलाने में एक्सपर्ट थे। तो उस टाइम के गुरु क्या करते थे, बच्चे के अंदर जो टैलेंट है, बच्चे के अंदर जो स्किल्स है, पहले उसके अंदर डेवलप करते थे। बाकी की एजुकेशन जो होती थी वो इतनी देते थे जितनी उसको जरूरत है। उसको ये नहीं बोलते कि तुझे ये भी करना है, तुझे साइंस भी पढ़नी है, तुझे मैथ्स भी पढ़नी है, तुझे इंग्लिश भी पढ़नी है, लेकिन उसको पता ही नहीं कि उसको करना क्या है। अपन खुद उस बच्चे को कंफ्यूज कर देते हैं। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि आप सबसे पहले डीएमआईटी सॉफ्टवेयर 99.89% करेक्ट आपको देता है। ये काम कैसे करता है आपको मैं ये बता देती हूँ। डीएमआईटी सॉफ्टवेयर, जब हम माँ के पेट में होते हैं तो हमारे हाथ ऐसे होते हैं। जब हमारे हाथ ऐसे होते हैं तो हमारे माइंड के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक लेफ्ट एक राइट। एक बीच में कच्चा सर होता है जो सबसे लास्ट में डेवलप होता है। जब बच्चा 2 या 3 साल का होता है तब तक वो प्रॉपर्ली डेवलप हो जाता है, इसलिए हमें 2 साल से पहले की बातें याद नहीं रहती है। लेकिन जब तक वो माइंड डेवलप होता है उसी टाइम पे हमारी ये जो फिंगरप्रिंट्स है वो डेवलप होती है। अब क्या होता है कि जब हमारे माइंड के जो पार्ट्स है उनके अंदर छोटे छोटे न्यूरॉन्स होते हैं। उन न्यूरॉन्स का क्या होता है, वो एक न्यूरॉन की कैपेसिटी 8 GB होती है, यानी कि आप अपने माइंड के अंदर 10,000 करोड़ GB डेटा आप सेव कर सकते हैं। इसलिए आपको बचपन से लेके आज तक की सारी बातें याद है, ये रीजन है। लेकिन 2 साल से पहले थी, 1 साल से पहले की क्यों याद नहीं है? इसीलिए क्योंकि उस टाइम आपका माइंड डेवलप नहीं था। जैसे जैसे आपका माइंड डेवलप होता है वैसे वैसे आपकी फिंगरप्रिंट डेवलप होती है। जब आप ये डीएमआईटी स्कैनर पे अपना फिंगरप्रिंट रखते हैं तो आपकी स्किल्स निकल के आती हैं कि आप किस किस फील्ड में सक्सेस हो सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, आपका लर्निंग एटीट्यूड क्या है, मतलब आप देख के समझ सकते हैं, देख के समझ पढ़ पाते हैं, बोल के जल्दी याद कर पाते हैं या सुन के जल्दी याद कर पाते हैं। क्या होता है, एक क्लास में 10 बच्चे हैं, किसी को एक बार में समझ में आ जाता है, किसी को थोड़ा बहुत 2-3 बार में समझ में आता है। एक बच्चा ऐसा होता है उसका स्विच ऑफ होता है, उसको दुनिया के किसी भी फॉर्मेट समझा उसको समझ में नहीं आने वाला। इस तरीके के बच्चे होते हैं। तो उनका लर्निंग एटीट्यूड क्या है, वो किस तरीके से पढ़ सकता है, ये आप पता कर सकते हैं। उसके बारे में आप अपना जो एजुकेशन विंग है आप उसके ऊपर जाएं तो आपको ये पता चलेगा कि अगर हम हमारे बच्चे को बाकी की एजुकेशन इतनी दें जितनी उसको जरूरत है, इसके अलावा अगर उसका जो फील्ड है अगर अपन वो पता करके, जब बच्चा शुरुआत कर रहा है 10वीं 11वीं के पास में नहीं, जब बच्चा शुरुआत कर रहा है तभी से उसकी स्किल्स को डेवलप करना स्टार्ट करें। लाइक अगर आपका बच्चा क्रिकेटर बन सकता है तो उसकी क्रिकेट की स्किल्स को आप धीरे धीरे डेवलप करें। अगर वो सिंगर बन सकता है तो धीरे धीरे जब वो छोटा है तभी से आप उसकी स्किल्स को डेवलप करें। अगर आप उसका मैनेजमेंट अच्छा है तो आप उसको सिखाएं, आप उसकी लॉजिस्टिक अच्छी है तो लॉजिस्टिक सिखाएं। धीरे धीरे अगर आप उसको डेवलप करेंगे तो 100% जब वो अपने स्कूल या कॉलेज से बाहर निकलेगा तो उसको पता रहेगा मुझे मेरी लाइफ में करना क्या है, मुझे रट्टा नहीं मारना, मुझे किताबें नहीं रटनी है, मुझे मेरी लाइफ में क्या करना है मुझे पता है। तो वो प्रॉपरली जब कॉलेज स्कूल से बाहर निकलेगा तो किसी जॉब को ढूंढने नहीं जाएगा, भटकने नहीं जाएगा, वो प्रॉपरली वही करेगा जो उसको करना है। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, आप सबसे पहले अपने फ्यूचर को, अपने बच्चों के फ्यूचर को, अपने टैलेंट को या अपने बच्चों के टैलेंट को पहचानें और उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करें। पैसा कमाना, जरूरतें पूरी करना बात की बात है, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चे को और अपनी फैमिली को स्ट्रॉन्ग करें।
आपको ये कहीं नहीं बताया जाएगा। आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी संस्था में चले जाओ या किसी कंपनी में चले जाओ या कहीं पे भी काम कर लो, किसी गवर्नमेंट कहीं पे भी काम कर लो आप, लेकिन कोई आपको ये नहीं बताएगा कि आप खुद किस फील्ड में सक्सेस होंगे। आपको ये बोला जाएगा आपने ये काम करना है, अपनी कंपनी की सर्विसेज ये है, आपको इसकी इतनी सैलरी दी जाएगी, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। फिर आप कैसे सक्सेस होंगे अपने फील्ड में? कैसे आप अपने ड्रीम्स पूरे करेंगे? कैसे आप अपनी लाइफ की प्लानिंग करेंगे? नहीं कर सकते सर। मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी, आप सबसे पहले अपने टैलेंट को पहचानें।